श्री राम श्री राम श्री राम। स्मरे राष्ट्र सारा भरे प्रेम से जो प्रभावी तुम्हारी तपो साधना। स्मरे राष्ट्र सारा भरे प्रेम से जो प्रभावी तुम्हारी तपो साधना। अति व्याकुला बुद्धि से गाऊं कैसे यशोगान की गौरवालापना। स्मरे राष्ट्र सारा भरे प्रेम से जो प्रभावी तुम्हारी तपो साधना। कभी वासना थी न लोकेशना की जगाई कृति दीप्ति तेजस्वला। कभी वासना थी न लोकेशना की जगाई कृति दीप्ति तेजस्वला। सहस्रों मनों में वही जागृता हो, सहस्रों मनों में वही जागृता हो। उठे हिंदू स्वातंत्र की प्रज्वला। स्मरे राष्ट्र सारा भरे प्रेम से जो प्रभावी तुम्हारी तपो साधना। यशोदुंदुभि तो बजेगी सुनिश्चित, नहीं आप होंगे कसक बस यही। यशोदुंदुभि तो बजेगी सुनिश्चित, नहीं आप होंगे कसक बस यही। बहे नेत्र से भावना नीर धारा, बहे नेत्र से भावना नीर धारा। मदिया यही अश्रु पुष्पार्चना। स्मरे राष्ट्र सारा भरे प्रेम से जो प्रभावी तुम्हारी तपो साधना। अति व्याकुला बुद्धि से गाऊं कैसे यशोगान की गौरवालापना। स्मरे राष्ट्र सारा भरे प्रेम से जो प्रभावी तुम्हारी तपो साधना। अगले कदम के रूप में हम अपने यहाँ पधारे अतिथि और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, इन दोनों का स्वागत करेंगे। मैं सर्वप्रथम श्री नीलेश अग्रवाल जी से प्रार्थना करूंगा कि आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर एस जेथलिया जी का सत्येन मिश्रा जी से प्रार्थना करता हूं कि वो यहाँ मंच पर पधारें और आज के अतिथि श्री पोंक्षे जी का स्वागत करें।
मूल रूप से इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री विष्णु जाजू जी करने वाले थे, पर किन्हीं अपरिहार्य कारणों से वो यहाँ आज उपस्थित नहीं हो सके। उनका अब बात इंट्रोडक्शन पे आई तो इंट्रोडक्शन मैंने तैयार करा था श्री विष्णु जाजू जी का, लेकिन एकाएक आउट ऑफ कोर्स की तरह से क्वेश्चन आ गया और उनकी जगह मुझे आज इंट्रोडक्शन देना पड़ रहा है डॉक्टर सुजीत जी जेठलिया जी का। चूँकि बहुत ही कम समय था तो हमने एक बहुत शॉर्ट परिचय उनका मिला है जो मैं सदन के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। डॉक्टर सुजीत जी जेठलिया, आप उज्जैन में नाक कान गला रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्य करते हैं और बहुत ही बड़ा नाम है उज्जैन में। डॉक्टर जेठलिया जी मूल रूप से महितपुर के रहने वाले हैं। आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा महितपुर में हुई और आपने आपकी हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी जिसे कहते हैं वो आपने जिस प्रीमाइसेस में हम लोग बैठे हुए हैं उसी लोटी स्कूल से प्राप्त करी है। आपने MBBS या डॉक्टरी की डिग्री जो है वो मेडिकल कॉलेज रीवा से ली है। आप बाल स्वयं सेवक हैं संघ के। आपने अपनी पढ़ाई के दौरान विद्यार्थी परिषद में विभिन्न दायित्वों का निर्वाह किया है एवं वर्तमान में आप भारत विकास परिषद के सदस्य हैं। आपकी धर्मपत्नी डॉक्टर आभा जेठलिया जी भी नेत्र रोग विशेषज्ञ होकर उज्जैन में ही प्रैक्टिस करती है। श्री शरद पोंक्षे जी जो आज के कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं, इनका परिचय देना या ऐसा कहना चाहिए कि परिचय देने की एक फॉर्मेलिटी निभाना, क्योंकि इनका परिचय मुझे लगता है कि सदन में जितने भी लोग बैठे हैं वो बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे। पर फिर भी श्री शरद पोंक्षे जी 1989 से निरंतर नाटक, सिनेमा एवं हिंदी एवं मराठी धारावाहिक क्षेत्र में अभिनय, दिग्दर्शन एवं निर्देशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये कार्य के अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देशभक्ति, समसामयिक और ऐतिहासिक विषयों पर आज दिनांक तक 1500 से अधिक व्याख्यान भारत देश में एवं विदेशों में भी दिए गए हैं और आपको 30 से ज़्यादा पुरस्कार विभिन्न मंचों पे विभिन्न संस्थाओं द्वारा दिए जा चुके हैं। मराठी का एक बड़ा प्रसिद्ध नाटक मी नाथुराम गोडसे बोलतोय के आपने 1500 प्रयोग किए गए हैं और इस हिंदी नाटक का लेखन कार्य भी आपने स्वयं नहीं करा है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज के जो वक्ता हैं वो श्री विनायक दामोदर सावरकर जी पर एक पुस्तक लिख रहे हैं जो शीघ्र ही प्रकाशित होने वाली है। उसके लिए हम आपको अभी से शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। स्वागत और राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। क्या कभी किसने सुना है सूर्य छिपता तिमिर भय से,
क्या कभी सरिता रुकी है बांध से वन पर्वतों से, जो न रुकते मार्ग चलते चीर कर सब संकटों को, वरण करती कीर्ति उनका तोड़ कर सब असुर दल को। ध्येय मंदिर के पथिक को कंटकों का हो सहारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। हम न रुकने को चले हैं सूर्य के यदि पुत्र है तो, हम न हटने को चले हैं सरित की यदि प्रेरणा तो, चरण अंगद में रखा है आई से कोई हटाए, दहकता ज्वालामुखी यह आऊ से कोई बुझाए, मृत्यु की पी कर सुधा हम चल पड़ेंगे ले दुधारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। ज्ञान के विज्ञान के भी क्षेत्र में हम बढ़ चलेंगे, नील नभ के रूप के नव अर्थ भी हम कर सकेंगे, भोग के वातावरण में त्याग का संदेश देंगे, त्रास के घने बादलों से सौख्य की वर्षा करेंगे, स्वप्न यह साकार करने संगठित हो देश सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। राष्ट्र भक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा, राष्ट्र विजयी हो हमारा, राष्ट्र विजयी हो हमारा। कार्यक्रम में वो घड़ी आ चुकी है जिसके लिए हम सब लोग बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं अतिथि श्री शरद पोंक्षे जी से निवेदन करता हूं कि वो आएं और अपने आज के जो विषय है सावरकर दर्शन, इस बारे में हमारे को उद्बोधन दें। डॉक्टर हेगडेवार स्मृति व्याख्यानमाला में आज सावरकर के विचार प्रस्तुत करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। इतनी अच्छी संख्या में स्वतंत्र वीर सावरकर को सुनने के लिए आप यहाँ आए हैं, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 2014 में जब दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और भारतीय जनता पक्ष का जब सरकार आया, तब से एक नाम बहुत ही उछला गया, वो नाम था स्वतंत्र वीर सावरकर का। जब से नरेंद्र मोदी जी आ गए तो समाजवादियों में, वामपंथियों में, कांग्रेस जनों में एक डर पैदा हो गया कि अभी ये देश हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। अब जब भी ये शब्द आता है हिंदू, हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म,
तब सबसे पहले जो नाम आता है वो है वीर सावरकर का। एक हिंदू का मतलब सावरकर और सावरकर का मतलब हिंदू, इतना ये एक समीकरण बन चुका है। ऐसे देखने जाए तो इस देश का ब्रांड महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी जी को ब्रांड बना दिया गया है। आज़ादी के बाद 75 साल में हमारे माथे पर, हमारे सर पर, हमारे विचारों पर ऐसा थोपा गया है कि इस देश को बिना रक्त बहाए आज़ादी मिल गई। एक गाना 15 अगस्त और 26 जनवरी को बजाया जाता है, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, देश को दिया आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल। इतना आसान है क्या ये? बिना खून बहाए किसी भी राष्ट्र को आज़ादी नहीं मिलती है। पूरे विश्व का इतिहास निकाल कर देखेंगे, अहिंसा से कभी किसी को आज़ादी नहीं मिली आज तक, खून बहाना ही पड़ता है। एक ब्रांड बनाया गया गांधी जी का, और बाय एक्सीडेंटली आई एम इंडियन ऐसे कहने वाला एक गुलाब का फूल इस देश का पहला प्रधानमंत्री बन गया। और हमारा दुर्भाग्य है कि 17 साल तक वो हमारे देश का प्रधानमंत्री रहा, जो खुद कहता था कि बाय एक्सीडेंटली आई एम इंडियन। जिसे हिंदुस्तानी होने का कोई गर्व था नहीं, अभिमान था नहीं। तो गांधी जी को ब्रांड बनाया गया। 1947 में जब आज़ादी मिली, उसके बाद 48 में एक घटना घटी, महात्मा गांधी की नथुराम गोडसे द्वारा हत्या की गई। और इस कांग्रेस गवर्नमेंट को, जवाहरलाल नेहरू को एक मौका मिल गया स्वतंत्र वीर सावरकर को बदनाम करने का, हिंदुत्व को बदनाम करने का। और उन्होंने स्वतंत्र वीर सावरकर को गांधी हत्या के केस में आरोपी क्रमांक 8 बनाया। पूरे सावरकर के नाम पर एक काला धब्बा लगा दिया, हिंदुत्व के नाम पर एक काला धब्बा लगा दिया। इसके बावजूद भी आज 55 साल हो गए, सावरकर जी गुजर गए 1966 में, 1966 26 फरवरी। आज तक 55 साल में गांधी जी ब्रांड है, सावरकर को बदनाम किया गया है। उसके बावजूद भी वामपंथियों को, कांग्रेस वालों को, समाजवादियों को, सो कॉल्ड सेक्युलरवादियों को विरोध करने के लिए सिर्फ एक ही नाम उनके मुंह से आता है, वो है सावरकर। ये है दहशत सावरकर नाम की, ये है ताकत सावरकर नाम की, ये है ताकत हिंदुत्व की। कुछ भी नहीं है, एक भी उनका पक्ष ही नहीं है। सावरकर का पक्ष लेने वाला कोई पार्टी ही नहीं है इस दुनिया में, इस देश में, जो खुलेआम कह सके कि हाँ, ये हमारा राजकीय पक्ष सावरकर के विचारों पर चलता है। ना भाजपा भी कभी ऐसे कहती नहीं है। मोदी जी अंडमान में जाते हैं, सेलुलर जेल में जाते हैं, उसके वीडियो को प्रसारित करते हैं, लेकिन खुलेआम बोलते नहीं है कि मैं सावरकरवादी हूं। वो भी डरते हैं सावरकर नाम से। क्योंकि इस देश में मैं हिंदूवादी हूं, मैं हिंदुत्ववादी हूं, ये कहना कम्युनल, एक गुनाह हो गया है।
और सावरकर की पूरी जिंदगी हिंदू राष्ट्र के लिए, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पूरे 83 ईयर्स, 83 साल उन्होंने गुजार दिए, न्यौछावर कर दिए पूरी जिंदगी तीनों भाइयों ने। बाबाराव सावरकर बड़ा भाई, विनायक दामोदर, और छोटा नारायण सावरकर। क्या था ऐसा सावरकर नाम में, क्या था ऐसी जादू? पूरा ब्रिटिश साम्राज्य हिल गया। आजादी के बाद कांग्रेस साम्राज्य हिल गया। हर एक को डर है आज भी सावरकर नाम का। फिर जवाहरलाल नेहरू की बेटी प्रधानमंत्री बन गई, फिर उनका बेटा प्रधानमंत्री बन गया। अब उनका एक बेटा है जो बहुत निर्बुद्ध है, मतिमंद है, दिल्ली में बैठता है और खुलेआम कुछ भी बोलता है। सावरकर जी माफीवीर है। अंडमान में उन्होंने 8 बार माफीनामा लिख के दिया, कुछ नहीं मालूम। मैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हर महीने में उसको ऐसी वो बोले दिल्ली में खड़ा रह के, जब भी वो सावरकर के बारे में ऐसा बोलता है तो सारे हिंदू जाग उठते हैं। हिंदू धर्म में एक कमी है, हम बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं, सोते ज्यादा रहते हैं हम। तो हमें जगाने के लिए ऐसे कोई पागल लड़के की जरूरत है हमें, जो बार बार ऐसा कहता रहे। मेरी तो इच्छा है वो बार बार ऐसा कहता है, हर महीने में एक बार वो खड़ा हो और माफी नमीर माफी, ऐसा वो जो एक्टिंग करता है ना, वो करता रहे। क्योंकि जब भी करता है तो हम सब का खून खौल उठता है। फिर हम सावरकर के बुक्स ढूंढने लगते हैं, फिर सावरकर के बारे में ट्वीट्स करते रहते हैं। सोशल मीडिया पे आम आदमी आ जाता है और हर एक के अंदर का हिंदू धर्म ऐसा जाग उठता है। ये बहुत अच्छी बात है। जिस लड़के को अपनी दादी का इतिहास मालूम नहीं है, वो सावरकर का इतिहास क्या? एक तो सावरकर बोलने भी नहीं आते हो, सावरकर ऐसा कुछ बोलता है। गोलवलकर तो उनको कभी जिंदगी में नहीं आएगा। वड़वड़गड़ ऐसा कुछ बोलता है वो। बहुत अच्छी बात है। सावरकर जी हमेशा कहते थे 99% लोग मेरे खिलाफ खड़े हो गए, मैं अकेला रह गया तो भी मैं हिंदू राष्ट्र की बात करता रहूंगा, मैं हिंदू धर्म की बात करता रहूंगा। ये हिंदू शब्द क्या है? सावरकर ने हिंदुत्व नाम का एक बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया ग्रंथ लिखा है जो हर हिंदू आदमी ने पढ़ना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि हिंदुइज्म क्या है। बेसिकली धर्म ये शब्द क्या है, जिसके ऊपर से इस देश की राजनीति 75 साल से चली रही है। जात और धर्म। अंग्रेजी में धर्म को रिलीजन कहते हैं, लेकिन रिलीजन ये बहुत संकुचित वर्ड है, व्यापकता नहीं है उसमें जो हिंदू में है, जो धर्म में है। विवेकानंद जी जब यूरोप में घूमते थे तब वो कहते थे हमेशा कि पूरे विश्व में धर्म एक ही है, हिंदू धर्म, बाकी सारी धर्म संस्थाएं हैं। क्योंकि उनका संस्थापक है, उनकी स्थापना हो चुकी है। हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं है। एक ऐसी तिथि को हिंदू धर्म की स्थापना हुई, एक किसी ऋषि मुनि ने या किसी संत ने, किसी महात्मा ने इस हिंदू धर्म की, या शंकराचार्य ने हिंदू धर्म की स्थापना की, ऐसा कुछ नहीं है।
इसलिए हिंदुत्व में कट्टरता नहीं आती है। अच्छा हो गया आज मेरा परिचय करते समय आपने कट्टर शरद पोंक्षे नहीं कहा। बहुत बार ऐसा मेरा परिचय जब दिया जाता है तब ऐसा कहा जाता है कि कट्टर हिंदुत्ववादी शरद पोंक्षे को हम सुनने के लिए आए। तो नहीं, हिंदुत्व में कट्टरता कभी आती नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना है हमारे खून में। कितना खूबसूरत धर्म है ये। हालांकि एक ही धर्म है, निधर्म ये शब्द ही नहीं है। निधर्म ऐसा कुछ है नहीं इस विश्व में, एक भी चीज निधर्मी नहीं है। फिर भी हमने ये घुसाड़ दिया हमारे संविधान में कि ये राष्ट्र निधर्मी राष्ट्र है। पत्थर भी निधर्मी नहीं है। ये सब सावरकर के विचार मैं बहुत आसान करके आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। एक पत्थर भी निधर्मी नहीं है। आपके मन में सवाल आया होगा, या ऐसे कैसे कह रहा है कि पत्थर को कौन सा धर्म है ना? है ना? पत्थर का धर्म है जब तक कोई उसे हिलाता नहीं वो हिलता नहीं है। एक पत्थर मैंने ऐसा रख दिया 1000 साल तक, 2000, 10,000 साल तक, और जब तक उसे कोई हिलाता नहीं है तब तक वो खुद नहीं हिलेगा। वो उसका धर्म है कि उसे हिलाने के लिए कि इंसान को कुछ लात मारने की जरूरत है, या मैं जाके हिलाता हूं। कोई जानवर उसे हिलाता है, पानी हिलाता है, हवा उसे हिलाती है, भूकंप हुआ तो वो हिलता है, लेकिन वो खुद अगर किसी ने नहीं हिलाया तो पत्थर भी हिलता नहीं है। ये उसका धर्म है, वो भी निधर्मी नहीं है। नदी का धर्म क्या है? जहां से उसका जन्म हुआ है, उगम हो गई, वहां से बहते बहते वो सागर में जाके मिलती है। कितने भी पर्वत बीच में ना आए, कुछ भी हो, वो संघर्ष करते करते नदी का मिलन सागर से होना ही है, उसे कोई नहीं रोक सकता। और पानी यानी जीवन, पानी के सिवाय हम जी नहीं सकते हैं। तो ये बहते 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 आसपास के हर सजीव प्राणी, पक्षी, इंसान, सबको वो जीवन देने का काम करती है। नदी को हम माँ कहते हैं, गंगा मैया कहते हैं, कृष्णा मैया कहते हैं। ये उसका धर्म है। अग्नि का धर्म क्या है? एक अग्नि है, उसके करीब जाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर अग्नि में कूद पड़ेंगे तो आप जलकर खाक हो जाएंगे। वहां आरक्षण नहीं है। शरद पोंक्षे ओपन कैटेगरी वाला अगर अग्नि में गिर गया तो पूरा जल जाएगा, और आरक्षित कोई गिर गया तो उसको अगर 15% आरक्षण है तो उसका 15% ही जल गया। ऐसा अग्नि करता नहीं है। जो भी अंदर आता है वो पूरा का पूरा जला के खत्म कर डालता है। ये अग्नि का धर्म है। वकील का धर्म क्या है? जो भी आशील आता है उसे न्याय मिला। मैं एक कलाकार हूँ, मेरा धर्म क्या है? 2.5-3 घंटा सिनेमा नाटक में मैं काम करता हूँ। आपको आपके जीवन से दूर दूसरे किसी कहानी में मैं 2-2.5 घंटा घुमा के लाता हूँ। आपके सारे कुछ पल के लिए आपके सब दुख भुलाने में मैं मदद करता हूँ मेरी कला से। ये मेरा कलाकार का धर्म है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि ये अग्नि हिंदू है, ये अग्नि मुसलमान है, ये नदी हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये नहीं। तो फिर इंसान का धर्म क्या है? दूसरे इंसान के इंसानियत से और प्यार मोहब्बत से पेश आना, ये हर इंसान का धर्म है। इस धर्म का नाम है हिंदू। अभी इलेक्शन आ जाते हैं तब हमारे घर के दरवाजे पे एक घटना होती है। हम जब सुबह उठते हैं, वो दूध वाला दूध रख के जाता है या कचरे वाला आ जाता है, और नींद से जाग के हम आ जाते हैं, यार
संडे है, छुट्टी का दिन है, क्यों उठा रहे हो? दरवाज़ा खोलते हैं, वो दूध की थैली अंदर लेते लेते दरवाज़ा बंद करते करते हमारी नज़र दरवाजे पे जाती है, तो हमें पता चलता है कि रात को कोई आके एक स्टिकर चिपका के गया है और स्टिकर पर लिखा है, गर्व से कहो हम हिंदू है, और पास में एक कमल का छायाचित्र है क्योंकि ये कहने वाला भी उतना ही बचा है। और वो दूध किचन तक फ्रिज में रखते रखते जो 1-2 मिनट का ट्रैवल है, वो ट्रैवल सचमुच हमारा सीना ऐसा गर्व से खुलता है कि सचमुच हमें गर्व होता है हिंदू होने का। लेकिन फिर वो गर्व निकल जाता है और हम सो जाते हैं और हमारा हिंदू धर्म भी सो जाता है। लेकिन हम सोचते नहीं है कि ये हिंदू होना क्या है। हिंदू एक बार कह के देखिए, हिंदू कहने के लिए पेट के अंदर से आवाज आती है। बिंदु यहां से कहते हैं, हिंदू के लिए यहां नाभि से कहना पड़ता है, जहां से ओंकार निकलता है वहां से हिंदू निकलता है। एक बार कह के देखिए हिंदू, एक बार बोलिए और देखिए पेट पर हाथ रख के पेट अंदर जाता है। देखिए हिंदू, पेट अंदर जाता है ना, ये नाभि से निकलता है जहां से ओंकार का जन्म हुआ है, जिस ओंकार ने सप्त सूर दिए हैं, पूरे विश्व को संगीत दिया है। महाभारत में कहीं आपने अब्दुल्ला देखा है क्या? फर्नांडिस, जॉन, मेरी, वो था ही नहीं, वो कुछ था ही नहीं। रामायण में देखा है कभी? रावण के पास 2 अब्दुल है, एक मोहम्मद है। नहीं, क्योंकि वो उनका अस्तित्व ही नहीं था। तो फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा कि मैं, ये लड़ाई जो है ना, ये धर्म की लड़ाई है अधर्म के साथ, ये सत्य की लड़ाई है असत्य के साथ, ये नीति की लड़ाई है अनीति के साथ। और जब भी ऐसी लड़ाई होती है तो नीति, धर्म, सत्य, यही विजयी होना चाहिए। अहिंसा परमो धर्मा एक आधा मंत्र सिखाया जाता है हमें। जैसे निधर्म ये शब्द नहीं है, वैसे अहिंसा भी शब्द नहीं है। हम इंसान जरूर है, लेकिन हम एक जानवर भी है, ये कभी भूलना मत। सभी जानवरों में श्रेष्ठ जानवर इंसान, बुद्धि है, विचार करने की ताकत है, क्षमता है हम में। हम सुबह का खाना खाने के बाद रात के खाने का सोचते हैं, इसलिए हमें बुद्धि दी है। कुत्ते को वो नहीं है, भूख लगेगी तो वो ढूंढने निकलता है, खाने के बाद चुपचाप सोच, उसको दिमाग में आता ही नहीं है कि रात को भी खाना पड़ेगा वापस, उसका क्या बंदोबस्त करूं, ये उसके दिमाग में आता नहीं है। वो सोचने की ताकत ही नहीं है उसे। ये ताकत सिर्फ इंसान में है। लेकिन फिर भी इंसान एक जानवर है, प्राणी मात्र, मनुष्य प्राणी ऐसे कहते हैं ना। तो प्राणी हो गया तो जंगल का कानून है, हर बड़ा प्राणी छोटे प्राणी को खा के अपना जिंदगी गुजारता है। तो हिंसा कहां से आ गई, अपना अहिंसा कहां से आ गई? अहिंसा हो ही नहीं सकती है। सावरकर कहते हैं कि अगर मैं अहिंसक पूरे 100% 100% अगर मुझे अहिंसक बनना है तो मुझे हिलना ही नहीं होगा। मैं हिलूंगा, हाथ नीचे रखूंगा तो हिंसा हो जाएगी। तो मुझे हिलना नहीं है, अगर मैं हिलूंगा नहीं तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगा तो भी हिंसा हो जाएगी। अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैवचि, ये पूरा मंत्र है। कोई एक इंसान अगर कहे कि मैं
निजी जिंदगी में अहिंसक हूं तो बहुत अच्छी बात है, तो वो सर्वश्रेष्ठ धर्म है। लेकिन अहिंसा ये सर्वश्रेष्ठ धर्म का रक्षा के लिए जब हाथ में शस्त्र उठाया जाता है, वो अहिंसा से भी बड़ा धर्म है। धर्म हिंसा तथैव च। लेकिन हमें जानबूझकर आधा मंत्र सिखाया गया, अहिंसा परमो धर्मा। और अहिंसा के इंजेक्शन ऐसे लगाते गए 75 साल में, तो हम अहिंसक होते होते नपुंसक कब हो गए हमें पता ही नहीं चला। बहुत दुर्भाग्य की बात है, सारी पीढ़ियां नपुंसक बनाई दी गई। शौर्य का इतिहास, लड़ाई का इतिहास हमें कभी सिखाया ही नहीं। हमें यही सिखाया गया है, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, देश को दी आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। कितना आसान है ना, एक आदमी नीचे झुक गया, नमक उठाया तो लाखों लोगों ने भी उसके जैसे नीचे झुक गए, नमक उठाया, चले जाओ। वो ब्रिटिश खड़े ही थे बैग भर के। इतना आसान था क्या? इतना आसान था आजादी? तो फिर पहले क्यों 150 साल तक क्यों रुके? फिर 1920 में क्यों नहीं किया ये? कितना खूबसूरत धर्म है ये। मैंने कहा कि हम कट्टर कभी हो नहीं सकते, क्योंकि कट्टरता कब आती है? कट्टरता आने के लिए नियमों का होना जरूरी है, कुछ नियम होने चाहिए, वो संस्था में आते हैं। जब धर्म संस्था बनाई जाती है, सामाजिक और भौगोलिक जो वातावरण है, इसमें एक आध संत को, एक आध महात्मा को, एक आध प्रेषित को ऐसा लगता है कि ये जो इकट्ठा हुए लोग हैं, इनको अगर बांध के रखना है तो इनकी एक संगठना होनी चाहिए, इनकी एक संस्था होनी चाहिए। फिर उस संस्था का जन्म होता है। फिर सब संस्था होती है, तब उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ उसकी घटना होती है, कानून होता है कि संस्था का सभासद किसे किया जाए। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संगठना है, डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 में बनाई। जरूरत देखी, सामाजिक भौगोलिक परिस्थिति को देखकर उनको जरूरत महसूस होगी कि एक ऐसे हिंदुत्व की, हिंदुओं की एक संगठना होना बहुत जरूरी है। फिर उसके कुछ नीति नियम होते हैं, और उस नीति नियमों का 100% कट्टरता से जो पालन करता है, वो उस संस्था का कट्टर सभासद होता है। लेकिन हिंदू धर्म ये संस्था ही नहीं है, ये धर्म है, ये गुणधर्म है। धर्म का मतलब क्या है? गुणधर्म, जो कुदरत ने हर चीज को अपना अपना एक गुणधर्म बहाल किया है। पेड़ों का धर्म है, अग्नि का धर्म है, नदी का धर्म है, वैसे इंसान का धर्म है। इंसानियत से, प्यार मोहब्बत से दूसरे इंसान के साथ पेश आना, ये इंसानियत धर्म है। ये हमारा जन्मजात गुणधर्म है, इसे ही हम हिंदू कहते हैं। फिर ये हिंदू वर्ड कहां से आया? बिंदु क्यों नहीं, हम कुंदू धर्म के क्यों नहीं है? नहीं, सवाल आता ही नहीं है हमारे दिमाग में। हमारे दिमाग में एक ही सवाल है सुबह से रात तक कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसा कमाया जाए, क्योंकि हमारी सिस्टम ही है ऐसी, एजुकेशन सिस्टम ऐसी बनाई गई है, जो एक्चुअली हमने नहीं बनाई, वो ब्रिटिशों ने बनाई। सिर्फ हमने आजादी के बाद उसको कैरी फॉरवर्ड किया। जैसे ब्रिटिश चले गए, उनके साथ उनकी बनाई हुई जो एजुकेशन सिस्टम है, उसको भी उनके साथ भेजना चाहिए था। 1857 का स्वातंत्र समर हमें सिखाया नहीं जाता है, हमें महाराणा प्रताप सिखाया नहीं जाता है, हमें छत्रपति शिवाजी महाराज सिखाया नहीं जाता है।
हमें झांसी की रानी सिखाई नहीं, तात्या टोपे नहीं सिखाया जाता है, बाजीराव पेशवा सिखाया नहीं जाता है। आज इंग्लैंड के मिलिट्री स्कूल में जमीन पर लड़ने वाले 5 योद्धाओं को युद्ध शिक्षण दिया जाता है। उनमें से पहले 5 नाम कौन से हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज, संताजी धनाजी, तात्या टोपे और बाजीराव पेशवा। इंग्लैंड के लंदन के मिलिट्री स्कूल में इन 5 को सिखाया जाता है। लेकिन जो 5 ने इस भूमि में, हिंदुस्तान में जन्म लिया, उनका यहाँ के हिस्ट्री में नाम तक नहीं है। हमें बाजीराव पेशवा स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है, हमें महाराणा प्रताप नहीं पढ़ाया जाता है। अभी तो अलग अलग इतिहास बनाया जा रहा है। मुगल बहुत अच्छे थे, अकबर बहुत अच्छा था। अभी और वो एक बोर्ड आया है, CBSE बोर्ड, उसमें तो हिंदुस्तान का इतिहास ही गायब है। सही कह रहा हूं ना मैं? रशियन राज्य क्रांति, फ्रेंच राज्य क्रांति, जर्मनी ने जापान के साथ कब अटैक किया? अरे हमें क्या पढ़ा यार, हमें हमारा इतिहास पढ़ाओ, हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ाओ। एक्चुअली हिस्ट्री इतना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन वो इस ढंग से सिखाया गया कि इतना बोरिंग सब्जेक्ट हो गया वो। सावरकर जी ने ये कहा था कि स्वतंत्र भारत में अगर ये कांग्रेस गवर्नमेंट सही इतिहास, असली इतिहास अगर नहीं पढ़ाएगी तो मुझे और एक पाठशाला बनानी पड़ेगी और उसमें सही इतिहास सिखाना पड़ेगा। लेकिन वो थक चुके थे और कुछ ही साल वो गुजर गए। क्या शिक्षा दी जाती है हमें? इतिहास पढ़कर, हमारे देश का इतिहास पढ़कर हमारी अस्मिता जागृत करने वाली इतिहास नहीं पढ़ाया जाता है हमें। वो कैसे है, एक छोटी सी बात बताता हूं। हमें अक्सर ये बताया जाता है कि राइट्स बंधुओं ने एयरक्राफ्ट का निर्माण किया। ये राइट्स हमारे नहीं हैं, ये विदेशी है। लेकिन असली हिस्ट्री क्या है? एक तळपदे नाम के एक महाराष्ट्रियन इंसान ने, एक आदमी ने, लोकमान्य तिलक की उपस्थिति में मुंबई के गिरगांव की चौपाटी पर खड़े रहकर पहले विमान का उड्डाण किया। हमारे तळपदे नाम के एक महाराष्ट्रियन आदमी ने। ये जब सिखाया जाता है तो चेहरे पे जो भाव आते हैं ना, जो हमारा सीना गर्व से खुलता है, उसे अस्मिता कहते हैं। हिंदुस्तान की अस्मिता, देश की अस्मिता। हमें अभिमान होने लगता है कि यह सब मेरा देश है। पूरे विश्व का ज्ञान जिसमें समाया है, ऐसे 4 वेद इस देश ने दिए पूरे विश्व को। भगवत गीता इस देश ने दी है। श्री राम इस देश का है, श्री कृष्ण इस देश का है। कभी सिखाया नहीं हमें। हमें स्कूलों में श्री राम नहीं सिखाया जाता है, श्री कृष्ण नहीं सिखाया जाता है। श्री राम ने लड़ना सीखा, श्री कृष्ण ने लड़ना सिखाया, छत्रपति शिवाजी महाराज ने लड़ना सिखाया। इनमें से कोई भी उपोषण के लिए, अनशन के लिए नहीं बैठा अन्ना हजारे की तरह। देखा कभी आपने? सीता को भगा के लेके गया राम, तो रावण के वो लंका के सामने एक स्टेज ऐसा बनाया और प्रभु राम बैठे हैं कि रावण के अंदर का इंसान जब तक जाग नहीं जाता है तब तक मैं यहां भूखा रहूंगा। अगर ऐसा वो करते तो क्या होता जाता? हनुमान सोचने लगते, यार ये क्या नया नाटक है, ये कहाँ से आ गया? आज तक तो अच्छा था, लड़ने के लिए बोलते थे, जाओ
तो मैं जाता था, लंका जला के आ गया, ये क्या नया है। अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा था, अकेले आओ, निशस्त्र मिलने के लिए आओ। बहुत अच्छा हो गया, छत्रपति शिवाजी के काल में मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म नहीं हुआ। गलती से अगर छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्हें हम भगवान के स्थान पर रखते हैं, वो अगर अहिंसक हो जाते तो क्या होता। और मान लेते अफजल खान साहब बहुत अच्छा आदमी है, हाँ, बुलाया है भाई। उनका कोई सैनिक आके पूछता है, महाराज कहाँ जा रहे हैं? अरे वो खान साहब ने बुलाया है तो जा रहा हूँ। अकेले? हाँ, अरे वो अकेले, उसने बोला है अकेले आ जाओ। तो ठीक है, कम से कम तलवार तो लेके जाओ। पागल है क्या तू? उसने बोला है निशस्त्र आओ। अच्छा आदमी है, मेरा भरोसा है, प्यार मोहब्बत करने वाला आदमी है, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए, मुझे मारने के लिए नहीं आए। अगर शिवाजी महाराज ऐसे अकेले निशस्त्र अफजल खान को मिलने जाते तो छत्रपति शिवाजी महाराज उसी वक्त खत्म हो जाते। और छत्रपति शिवाजी महाराज अगर उस वक्त खत्म हो जाते तो आज यहां शरद पोंक्षे का सावरकर का व्याख्यान नहीं होता, शरदुल्लाह खान की कव्वाली का कार्यक्रम होता। और हमारी माँ बहनें जो बैठी है, जो मैं उनको देख रहा हूँ, देख सकता हूँ, कितनी खूबसूरत बैठी है, मैं देख नहीं पाता, कैसे देखूंगा? वो बुरखे के अंदर देख नहीं सकता है ना आदमी। न होता सिवा तो सुन्नत होती सबकी। एक इस्लामिक राष्ट्र बन जाता हमारा अगर छत्रपति शिवाजी महाराज न होते। आज जो हम हिंदू, गर्व से हिंदू कह रहे हैं खुद को, आज रात को 9 बजे माँ बहनें जो आई है ना यहाँ खुलेआम बिना डर के, इसका पूर्ण श्रेय छत्रपति शिवाजी महाराज को जाता है। और ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज सावरकर के गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सावरकर के गुरु थे। लोकमान्य तिलक सावरकर के गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह की कहानी कितनी बढ़िया कहानी है। जब अंडमान में गए सावरकर, सेल्युलर जेल में पहला दिन ढकेल दिया गया उनको, हाथ में बीड़ियां, 7x11 की कमरे में बंद, वहां से 50 साल वहां निकालने हैं। कितने? 50 साल, 1910 से 1960 तक। गले में एक बिल्ला है जिसके ऊपर छूटने की तारीख लिखी है, 12 दिसंबर 1960। 7x11 की कोठरी, अंदर ढकेल के ब्रिटिश चले गए। पहले 6 महीने तक ऐसा बंदोबस्त किया गया था कि उनके नज़र के सामने कोई भी इंसान उन्हें दिखाई न दे। 6 महीने तक काल कोठरी में बंद था आदमी। उनका एक लिखा हुआ ग्रंथ 1857 स्वातंत्र समर, ये एक ब्रिटिश ने पढ़ा इंग्लैंड में। पढ़ने के बाद उसने देखा राइटर का नाम वी.डी. सावरकर, तो उसने किसी को पूछा, ये सावरकर कौन है? ये कितना बढ़िया लिखते हैं, ये कहाँ है? मैं उनको मिलना चाहता हूँ। तो किसी ब्रिटिश ने कहा होगा, नहीं वो हमारे ही जेल में है, इंडिया में सेल्युलर जेल है अंडमान निकोबार बेट में, वहाँ उनको रखा है। वो स्पेशल प्रिजनर है, हमारे राज्य की ये कैदी है। वो आज़ादी के लिए लड़ना चाहते हैं, इसलिए हमारे गवर्नमेंट ने उनको अंदर रखा है। वो ब्रिटिश था आदमी, स्पेशल परमिशन निकाल के वो मिलने के लिए आ गया।
कोठरी के अंदर बिठाया उसको, 1.5 घंटे तक बातें हुई। निकलते समय उसने एक वाक्य कहा, मिस्टर सावरकर, दुर्भाग्य से गलत समय आप पैदा हो गए और गलत देश में पैदा हो गए। क्या कहा है देखो, गलत देश में और गलत समय पैदा हो गए। आप 100 साल पहले पैदा हो गए। अगर आप आज यूरोप में पैदा होते तो शायद हिंदुस्तान के हर स्कूल पे और कॉलेज की दीवारों पर आपका फोटो लग जाता। लेकिन आपका दुर्भाग्य है, बहुत गलत देश में पैदा हो गया आप। एक ब्रिटिश ने पहचाना उनको, लेकिन हिंदुस्तान ने नहीं पहचाना। इतनी दूरदृष्टि थी। आज जो मैं निर्णय लूंगा उसका परिणाम 30-40 साल के बाद देश को क्या भुगतना होगा, ये सबसे पहले समझने वाले सावरकर थे। 30-40 बाद जो हिंदुस्तान में देखना चाहता हूं, जो मैंने हिंदुस्तान का सपना देखा है, वो पूरा करना है तो उसकी शुरुआत आज करनी होगी। इसलिए 15 अगस्त 1947 आज़ादी मिलने के बाद उन्होंने कुछ खत लिखे अपनी प्रधानमंत्री, पहला जो गुलाब का फूल बैठा था उसको। उसमें लिखा उन्होंने कि अगर हिंदुस्तान को महासत्ता बनाना चाहते हो, पूरे विश्व में सबसे समृद्ध देश बनाना चाहते हो, तो आज कुछ चीजें बहुत जल्द करने की जरूरत है। कोई भी देश अगर मजबूत बनाना है, समृद्ध बनाना है, महासत्ता बनाना है, तो उस देश के समाज के 2 घटकों को अमीर बनाना पड़ेगा, समृद्ध बनाना पड़ेगा। वो 2 घटक है, एक है सुरक्षा व्यवस्था, देश की सुरक्षा व्यवस्था, यानी भूदल, नौदल और वायुदल, और अंतर्गत सुरक्षा रखने वाला पुलिस दल। इस दल को सबसे मजबूत बनाना पड़ेगा। इस दल में काम करने वालों को अमीर बनाना पड़ेगा। अमीर मतलब उनको इतनी फैसिलिटी होनी चाहिए कि सिग्नल तोड़ने के बाद वो 10-15 रुपए जो खाते हैं ना, वो खाने की इच्छा ना हो। उसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, बहुत ही, हम एक घर में कितने लोग रहते हैं, माँ बाप, 2 बच्चे, 3 बच्चे, एक आध भाई बहन, ज्यादा से ज्यादा 6-7 लोगों का घर होता है। हम एक नया फ्लैट खरीदते हैं। फ्लैट खरीदने के बाद तुरंत इंटीरियर डिजाइनिंग नहीं करते हम कभी। रहने वाले हैं 6 या 7 लोग उस घर में, 2 BHK या 3 BHK में। तुरंत हम पेंटिंग, तुरंत हम सोफा सेट, लाइटिंग, टाइल्स नहीं करते। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस 600-700 स्क्वायर फीट का सुरक्षा कवच मजबूत करते हैं। यानी जितने भी विंडोज है, खिड़कियां हैं, उसके बाहर एक लोखंड का ग्रिल बिठाते हैं। इतना ही नहीं, एक मच्छर भी अंदर ना आए इसके लिए एक जाली बिठा देते हैं। उस मच्छर से भी सुरक्षा चाहते हैं हम, एक फालतू मच्छर से भी। रहने वाले कितने, 6 या 7 लोग। फिर बिल्डर ने एक दरवाजा, बहुत बढ़िया दरवाजा, बहुत अच्छा लॉक होता है। उसके बाद भी हम उसके ऊपर हमारा भरोसा नहीं रहता है। पहले हम क्या करते हैं, बिल्डर का लॉक निकाल के हमारा खुद का एक लॉक लगा देते हैं। उसके लॉक पे भरोसा नहीं है। उसके बाद भी एक और सेफ्टी डोर बिठा देते हैं। लोग कितने रहने वाले, 6 और 7, 8। और सुरक्षा कवच मजबूत हो गया। वो 600, 700, 800, 1000 स्क्वायर फीट का घर जिसमें 7-8 लोग रहने वाले हैं। उसके बाद फिर हम पेंटर को बुलाते हैं, फिर सोफा कम बेड, फिर वो सब जो भी सजाना है घर को,
वो सजाते हैं। तो एक 7-8 लोग, एक फैमिली रहने वाले एक 800, 900, 500 स्क्वायर फीट के घर की सुरक्षा भी हमें इतनी महत्वपूर्ण लगती है। तो सावरकर कहते थे 40 करोड़ हिंदू जिस फैमिली के साथ इस देश में रहने वाले हैं, जो देश अभी आज़ाद हो गया, उसकी भी सुरक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान नाम का एक देश आज पैदा हो गया। पूरे विश्व के नक्शे पे एक भारत नाम का एक देश आ गया, जिसकी सीमाएं बहुत मजबूत होनी चाहिए। और किसी भी देश की सीमा चरखे के ऊपर के सूत से नहीं तो तलवार से खींची जाती है, और उसके ऊपर खून बहाया जाता है। तब पड़ोसियों को पता चलता है कि जहां से खून की रेखा है वहां से हिंदुस्तान शुरू हो गया। और एक संदेश चला जाता है कि इस सीमा पर खून है, खून से खींची गई है। इसका मतलब इस सीमा की रक्षा के लिए हिंदुस्तान के अंदर का हर इंसान अपना खून बहाने के लिए तैयार है। ये एक संदेश पड़ोसियों को मिल जाता है। हमें उस खत को पढ़ने के लिए वक्त ही नहीं था। सुबह आराम से उठना, फिर वो शांति के कबूतर को उड़ाना, फिर वो लंदन से कपड़े आते थे, है ना, लॉन्ड्री से, वो पहनना, फिर एक अच्छा गुलाब कोई लेके आती थी उसको लगाना, फिर शाम को बच्चे आते थे, छोटे बच्चे बहुत प्यारे थे, तो चाचा 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 कहते तो वो बहुत अच्छा लगता था। इस सब में ये देश की सुरक्षा, कौन पागल सावरकर क्या कह रहा है, छोड़ दो, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 1947 में कहा था, ये कितनी दूरदृष्टि है देखो इंसान को। आज की तारीख में, 1947 की बात कर रहा हूं, खत में लिखा था, आज की तारीख में विश्व में जहां भी अणुबॉम्ब बनाए जाते हैं उन शास्त्रज्ञों को बुलाया जाए, न्योता दिया जाए, और हमारे हिंदुस्तान के शास्त्रज्ञ साइंटिस्ट को सिखाया जाए कि अणुबॉम्ब कैसे बनाया जाता है। अब 1 साल के बाद 15 अगस्त 1948 जो पहला स्वतंत्र दिन हम मनाएंगे, तो उस 1 साल के अंदर हम पूरे विश्व को अणुबॉम्ब बनाकर दिखा देंगे कि ये नया भारत जो अभी अभी आजाद हुआ है वो अणुबॉम्ब युक्त है। हमारी सुरक्षा व्यवस्था में सारे महाभयंकर शस्त्र अस्त्र मौजूद है, और ये सब सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के बाद 15 अगस्त 1948 के पहले स्वतंत्रता दिन पर लाल किले पर खड़े रह के खुलेआम कहो कि हम अहिंसा पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, तब जाके आपके अहिंसा शब्द को वजन प्राप्त होगा। जब आपके हाथ में AK-47 होगा, अणुबॉम्ब होगा। दुबले पतले आदमी के मुंह से अहिंसा शोभा नहीं देती, हंसते हैं लोग। लेकिन जब मैं बॉडी बिल्डर हो जाता हूं ना, 3-4 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ, ऐसे बॉडी बन जाती है मेरी, और ऐसा जब मैं खड़ा रहता हूँ नाके पे और मैं कहता हूँ मैं किसी को मारूंगा नहीं, तो सामने जाने वाला भी बहुत देर तक सोचता है, ऐसे 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 चला जाता है। थोड़ा भी धक्का लग गया, वो बोल रहा है वो मारूंगा नहीं, लेकिन मेरा धक्का लग गया तो वो क्या करेगा। शेर के सामने बंदूक ही ले जाना राजनीति होती है। शेर के सामने लड्डू नहीं लिए जाते, मोदक नहीं लिए जाते, फिर शेर का इंसान मोदक बन जाता है। जिसको जिस भाषा का परिचय है उसके साथ उसी भाषा में बोलना चाहिए।
सावरकर को हमने कभी पहचाना ही नहीं, सीरियसली लिया ही नहीं, इसलिए ये देश की हालत हो गई। हमारा सुरक्षा कवच इतना कमजोर हो गया कि फिर एक चीन ने आक्रमण कर दिया और हम युद्ध हार गए, क्योंकि हमने सावरकर को सीरियसली लिया नहीं। समाज के दो घटकों की बात की थी, उसमें से एक था ये सुरक्षा कवच और दूसरा घटक समाज का शिक्षक। स्कूलों में और महाविद्यालयों में पढ़ाने वाला शिक्षक, प्राध्यापक, ये सबसे मजबूत होना चाहिए, क्योंकि इनके पास छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, हम उनके पास उन बच्चों को सौंपते हैं और वो पीढ़ी को तैयार करने का काम, सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट काम समाज का वो घटक करता है जिसका नाम है शिक्षक। उसको इतनी इज्जत होनी चाहिए इस देश में। जिस देश में शिक्षक अमीर होता है और सुरक्षा व्यवस्था में काम करने वाला सैनिक अमीर होता है, वो देश महासत्ता बनता है। हमारे देश में इन दोनों घटकों को दुर्लक्षित किया, देखा ही नहीं। 25-30 साल पहले एक ऐसा जमाना था कि एक शिक्षक, अगर हम ऐसे बैठे और एक किसी शिक्षक की एंट्री होती तो सब उठ खड़े होते थे, इतनी इज्जत थी। आज नहीं है वो। 10वीं और 12वीं की कक्षा में जो 90%, 94% मार्क्स लाते हैं, उन बच्चों के इंटरव्यूज आपने देखे होंगे या पढ़े होंगे। एक भी लड़का ऐसा कहता नहीं है कि भविष्य में मुझे सैनिक बनना है, मिलिट्री में भर्ती होना है, मुझे नेवी में जाना है, वायुदल में जाना है। एक भी लड़का ऐसे कहता नहीं है कि मुझे शिक्षक बनना है, मुझे प्राध्यापक बनना है, मैं कॉलेज में जाकर बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं। एक भी लड़का कहता नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पेशा को हमने इज्जत ही नहीं दी, उस पेशा का सम्मान ही नहीं किया। सावरकर को हमने सीरियसली लिया नहीं। ये दो घटक इतने कमजोर हो गए इस देश के, ये देश कमजोर हो गया। शिक्षक कमजोर हो गए तो ये ऐसे कन्हैया जैसे बच्चे पैदा हो गए। अफजल गुरु के पीछे खड़े रहने वाले एक यूनिवर्सिटी के बच्चे पैदा हो गए, क्योंकि शिक्षक अच्छे नहीं थे। शिक्षक की पेशा को हमने समृद्ध अमीर नहीं बनाया, फैसिलिटीज नहीं दी, हमें लगता ही नहीं है ऐसा। आजकल वो नया फैड निकला है, वो 10वीं और 12वीं के बच्चों को, उसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में, समुपदेशक, उनको कहने के लिए आते हैं ना, काउंसिलर ना। आजकल एक नई सिस्टम निकली है कि स्कूलों में माँ बाप को और उनके बच्चों को बुलाया जाता है और एक काउंसिलर आता है और वो कहता है कि 10वीं के बाद या 12वीं के बाद कितने मार्ग है यशस्वी होने के। और मेरे ज़माने में तो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, डॉक्टर, इंजीनियर, 5 और 1 हाथ 6। अभी ऐसा नहीं है। तो मेरा जब लड़का 10वीं में था तो मैंने उसको बोला मत जाओ, मैं जाऊंगा, हाँ दिमाग घूम जाएगा तुम्हारा। तो मैं पहले मेरा क्या होता है देखता हूँ। तो मैं अकेला ही गया, स्कूल में बैठा। वो अच्छा आदमी था, वो जो काउंसिलर था, बहुत पढ़ा लिखा था, ऐसा सूट बूट एकदम पहन के आया था। और उसने शुरू कर दिया। 10वीं के बाद पहले जैसे 4-5 मार्ग नहीं है सक्सेस होने के, 136 मार्ग है। तो मुझे अटैक आते आते मैं बच गया। 136, हमारे ज़माने में 5-6 थे, अभी 136 हो गए। फिर उसने शुरू कर दिया। बहुत पढ़ा लिखा था, अंग्रेजी में बात कर रहा था।
तो ऐसा भ्रम होता है ना, जब अंग्रेजी में कोई बात करता है हमें भ्रम होता है कि ये पढ़ा लिखा है, ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। ये ब्रिटिशों की देन है, अंग्रेजी ये सर्वश्रेष्ठ भाषा है, ऐसा हमारा मन बना लिया है 150 साल में। तो उसने शुरू कर दिया कि भाई 10वीं के बाद आप 2 साल कॉमर्स में गए अगर, तो वो उसके बाद एक हैदराबाद में एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ 2 साल का एक कोर्स है, वो कोर्स ख़त्म होने के बाद आपको ये डिग्री मिलेगी और उसके बाद आपको साल में 7 या 8 लाख का पैकेज मिलेगा। फिर उसने बोला बीएससी करोगे, बीएससी के बाद ये दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है, एक वहाँ एक कोर्स है 2 साल का, वो अगर करोगे तो 10-12 लाख का पैकेज मिलेगा। ये है, वहाँ से जाओगे 1 साल का कोर्स करोगे तो 15 लाख का पैकेज मिलेगा, ये 15 लाख का, ये 2 लाख का, ये 8 लाख का, ये 10 लाख का। 136 मार्ग का एंड क्या है? कई लाख का पैकेज। राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, अपने देश के लिए त्याग करना, ये कुछ भी उसमें था नहीं। सिर्फ एक ही था, पैसा कैसे कमाएं। हमें यही सिखाया गया क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम बनाई ब्रिटिशों ने, गुलाम और कारकुन बनाने का कारखाना, फैक्ट्री, यानी ब्रिटिशों की एजुकेशन सिस्टम। सीना तान के आंख में आंख डालकर सवाल पूछने वाला उनको नहीं चाहिए था। ऑर्डर्स मैं दूं, आप फिर ऑर्डर फॉलो करो, कारकुन, गुलाम पसंद इंसान बनाओ। इसलिए मैकाले को 1857 का स्वातंत्र समर हम हार गए। उसके बाद जब पूरे हिंदुस्तान पर ब्रिटिशों का साम्राज्य आ गया तो उसके बाद ब्रिटिशों ने मैकाले को भेजा, जाओ हिंदुस्तान देखो, 2-3 साल रहो, पूरे हिंदुस्तान को घूमो, देखो, इंसानों को पढ़ो, उनकी मेंटालिटी को सोचो, समझो, और आने के बाद हमें बताओ कि वहाँ किस टाइप का एजुकेशन देना ज़रूरी है। वो घुमा फिरा, उसने देखा, और फिर वो गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उसने एक भाषण किया। उसने कहा कि हिंदुस्तान पर राज करना बहुत ही आसान है और बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि इस देश का इतिहास बहुत ही पुराना और बहुत ही जबरदस्त इतिहास है। इस देश को पूरे विश्व के ज्ञानी पुरुष, साइंटिस्ट इस देश में, हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। गणित शास्त्र पढ़ाने वाला इस हिंदुस्तान में एक ऋषि पैदा हुआ। 14 विद्या 64 कला जिसको बोलते हैं, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, जितनी भी कलाएं हैं, वो सब का उगम स्थान इनके वेदों में है, साम वेद में है। यहाँ 4 वेद है, उपनिषद है। यहाँ सबसे बहुत इंपॉर्टेंट 2 आदमी हैं। एक का नाम है प्रभु श्री राम और दूसरे का नाम है श्री कृष्ण। यहाँ संत महात्मा है। एक बहुत ही पुरातन, बहुत ही खूबसूरत संस्कृति है यहाँ, जिसका नाम है हिंदी संस्कृति। वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाले लोग यहाँ रहते हैं। तो इस देश को हराना, इसके ऊपर राज करना बहुत मुश्किल है, और आसान इसलिए है अगर हम इस देश में ऐसी एजुकेशन सिस्टम लाएं जिसके आधार पर इसके आगे की पीढ़ियां इस देश की हिस्ट्री से, इस देश के पूरे ज्ञान विज्ञान से दूर चली जाए। और ये दूर जाने के लिए इनका पूरा का पूरा ज्ञान विज्ञान ये संस्कृत में लिखा हुआ है। इनके सारे ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। तो हम पहले ये करना होगा
पहला कदम ये उठाना होगा कि ब्रिटिश, अब हम जो एजुकेशन सिस्टम, स्कूल्स, कॉलेजेस यहाँ बनाएंगे, उसमें से संस्कृत को निकाल कर फेंकना होगा। तो आगे की पीढ़ियां संस्कृत भाषा पढ़ नहीं सकेगी, लिख नहीं सकेगी, तो वो जो ग्रंथ लिखे हुए हैं, वेद है, उपनिषद है, उनसे दूर चली जाएगी। जैसे अभी मुझे पढ़ने की बहुत आदत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं कभी भी बुक देखता हूं तो तुरंत मैं खिंचा जाता हूं, लेकिन मुझे मराठी, हिंदी और थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है, मुझे कन्नड़ नहीं आती है, मुझे तेलुगु, तमिल आती नहीं है, मुझे पढ़ने भी नहीं आती है। तो मुझे सामने एक बहुत अच्छा ग्रंथ रखा है तमिल भाषा में, तेलुगु भाषा का, जो पढ़ने के बाद मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान मिलने वाला है। लेकिन मैं बुक देखूंगा तो मैं उठाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट होता है इसलिए। लेकिन मैं जब पन्ने देखूंगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा क्या लिखा है, मुझे पढ़ना नहीं आता है। तो मैं बुक सिर्फ चित्र देखकर रख दूंगा, जब मैं रख दूंगा उसी समय मैं उस ज्ञान से बहुत दूर चला जाऊंगा। बस ठान ली ब्रिटिशों ने, और इस देश में संस्कृत को हटा दिया गया और उसकी जगह अंग्रेजी, ये पूरे विश्व की सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, ये हमारे पीढ़ियों पर ऐसे थोपा गया, और जिसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। आज हमें बहुत अच्छा लगता है कोई अंग्रेजी में बात करता है, और जिसको अंग्रेजी आती नहीं है तो उसको हम ऐसा, ये क्या गंवारा आदमी है यार, अनाड़ी है ये, ऐसा देखते हैं। देखने का नजरिया ही चेंज हो जाता है। जिसके पास बहुत ज्ञान है लेकिन उसको अंग्रेजी नहीं आती, जैसा मैं, और जिसको बिल्कुल कुछ नहीं आता नहीं है लेकिन वो अंग्रेजी अच्छा बोल लेता है, तो उसके पास देखने का ऐसा देखते हैं, क्या बोलता है ना, बोलता कुछ नहीं है। 2-3 डायलॉग के बाद चौथे डायलॉग पर हिंदी पे आ जाता है। लगातार 5 सेंटेंस प्योर अंग्रेजी मैंने आज तक देखा नहीं। लेकिन फिर भी वो एक भूत सवार है हमारे ऊपर। 1860, 1870 से ये चला आ रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संसद भवन में कहा था कि संस्कृत इस देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था, हमें नहीं मालूम। सावरकर जी कहते थे 15 अगस्त 47 को जैसे ब्रिटिश चले गए, उनके साथ उनकी बनाई हुई ये एजुकेशन सिस्टम को इस समंदर में डुबाया जाए और हमारी ओरिजिनल गुरुकुल पद्धति को अपनाया जाए। हमने किया नहीं। फिर एक बार हमने सावरकर को सीरियसली लिया नहीं। इतना नुकसान हुआ है, स्वतंत्र वीर सावरकर को हमने सीरियसली लिया नहीं इस देश ने। इसके बदले में हमने इतना कुछ नुकसान सहा है, पूछो मत। आज ये एक बकवास एजुकेशन सिस्टम, हम एजुकेट नहीं होते हैं, हम डिग्री होल्डर होते हैं। ये डिग्री होल्डर का होना ज्ञानी होने से कोई संबंध नहीं है। ज्ञान प्राप्त करना ये बहुत अलग बात है। और बीए बीकॉम जो भी डिग्रियां है वो कमाने के लिए रशियन राज्य क्रांति पढ़नी पड़ती है, मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है, जिसका असली जिंदगी में कोई व्यवहार में तो कुछ उपयोग होता ही नहीं है। सावरकर के ऊपर बात करना यानी कि एक्चुअली 2-3 दिन लगातार सावरकर के एक एक पहलू पे बात करने के लिए मुझे बुलाना चाहिए। ये 1-1.5 घंटे में पूरे सावरकर, जिन्होंने और एक गलत बात कही आपने, 12,000 पन्ने नहीं 22,000 पन्ने का साहित्य लिखा है उन्होंने। उसमें से सिर्फ 11,000 कविताएं लिखी है। उसमें से सेल्युलर जेल में 6,000 पंक्तियों का एक ही लिखा है कमला महाकाव्य। वो कमला महाकाव्य जब उनको अंदर डाला गया
तो उनके दिमाग में आया कि मैं अभी कविताएं करूं तो मेरा ये 50 साल आसानी से निकल जाएगा। कविता तो सूझने लगी, लेकिन लिखूं कहाँ, लिखने के लिए पेन नहीं है, कागज नहीं है। तो दीवार को देखा, चलो दीवार पर लिख देते हैं। तो हाथ में जो कड़ियाँ थी, हथकड़ी थी, उससे वो दीवार पे लिखना शुरू कर दिया। ऐसी 4-5 पंक्तियाँ उनको याद आती थी, वो लिख देते थे, फिर उसको याद करते थे। फिर दूसरे दिन दूसरी, चौथे दिन चौथी, ऐसी 6000 पंक्तियाँ दीवार पर लिखकर उसको याद किया। 1910 से 1921 11 साल वो अंडमान में रहे, 7x11 की कोठरी में। उसके बाद उनको कलकत्ता के अलीपुर में रखा गया, उसके बाद मुंबई लाया गया, और उसके बाद 1924 तक रत्नागिरी के काल कोठरी में रखा गया, और 1924 से उनको घर पर रखा गया, नज़र कैदी बनाकर, स्थानबद्धता में, ऐसा बोलते हैं। वो 1937 तक 24 to 37 13 साल, 14 साल जेल, 13 साल, यानी टोटल मिलाकर 27 साल हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए वो जेल में थे। और आज भी उन्हें भारत रत्न नहीं दिया जाता है, लेकिन नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के लिए 27 साल जेल में रहे, उनको हिंदुस्तान ने भारत रत्न पुरस्कार दिया है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। लेकिन मैं तो अब कहता हूं कि सावरकर को भारत रत्न दो ही मत, क्योंकि वो विश्व रत्न है। उनकी बताए हुए मार्ग पर पूरा यूरोप चलता है, और अब धीरे धीरे हिंदुस्तान भी चलने लगेगा। महाराष्ट्र के बाहर सावरकर का व्याख्यान देने के लिए, बुलाने के लिए 15 साल लगे। 15 साल से मैं व्याख्यान दे रहा हूं, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर का ये पहला व्याख्यान है मेरा। बहुत आशावादी हूं मैं। 15 साल लगे सावरकर को बाहर लेके आने के लिए, सिर्फ महाराष्ट्र के बाहर। आस्ते आस्ते पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएंगे। सावरकर खुद कहते थे, आज मैं जो विचार प्रकट करता हूं वो लोगों को समझने के लिए 30-40 साल लगते हैं, और उतने साल इंतज़ार करने की मुझ में ताकत है। मैं इंतज़ार करूंगा। उस काल कोठरी में रहे और 1910 में चले गए। 1911 में उन्होंने, वो बैरिस्टर थे, ब्रिटिशों के कायदे का पढ़ाई करके वो बैरिस्टर बने थे, और सेलुलर जेल के सभी राज्य के कैदियों में सबसे पढ़े लिखे, सबसे विद्वान एक ही कैदी थे, वो सावरकर। इसलिए सबने उनको नेतृत्व बहाल किया और वहाँ की लड़ाई लड़ना शुरू हो गया। ब्रिटिशों के कायदे का पढ़ाई करके वो आए थे, इसलिए उनको ये मालूम था कि ब्रिटिशों के कायदे में हर स्पेशल प्रिजनर को, राजकीय कैदी को, एक उसको आज जो माफीनामा बोलते हैं ना लोग, यानी कि देखो हमारे देश में भी आज किसी भी आदमी को अगर उठाना है, पुलिस अरेस्ट करने आती है, तो उसको बेल के लिए अर्जी देने का अधिकार दिया है हमारे कानून ने। जामीन के लिए वो अर्ज कर सकता है। ऐसे ही लॉ था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जो हर स्पेशल प्रिजनर को मिला था कि आप एक ऐसी अर्जी लिख के दे सकते हैं। तो सावरकर को ये मालूम था, उन्होंने पढ़ाई की थी, इसलिए उन्होंने सब राज्य के कैदियों को बुलाया और कहा कि शत्रु के जेल में पड़ा रहना ये राजनीति नहीं है। किसी भी मार्ग से यहाँ से छूटना और फिर एक बार हमारे देश की आज़ादी में जुड़ जाना, ये हमारा कर्तव्य है।
इसलिए ये लिखना शुरू कर दो। जो अधिकार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही, उनके लॉ ने ही, उनके कायदे ने ही हमें दिया है। एक फॉर्मेट रेडी था कि मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, मैं ब्रिटिशों के खिलाफ उठाव नहीं करूँगा, मैं कुछ आज़ादी में भाग नहीं लूँगा, ऐसे कुछ नियम थे। उसके ऊपर सिग्नेचर करनी थी और ब्रिटिशों को देना था, जिसको आज कांग्रेस वाले माफीनामा बोलते हैं। और ये जो बोलने वाला आदमी है वो खुद चौकीदार चौराहे के केस में जाके माफीनामा लिख के आया है। कुछ भी हो गया वो डर के पहले बेल के लिए अर्जी करते हैं, भूमिगत हो जाते हैं और अपने वकील को भेज देते हैं, अटक पूर्व जामीन। और ये सावरकर को माफीवीर कहते हैं। कितनी फिर अर्जी लिख के दी सबने, फिर ऐसे लगातार लिखते गए, हर साल लिखते गए। इनकी ये अर्जी की वजह से कुछ कैदियों की सजाएं माफ हो गई, कुछ कैदियों की जो साल थे 10 साल की सजा वो 5 साल हो गई, किन किन लोगों को छोड़ दिया गया। सिर्फ सावरकर बंधुओं को नहीं छोड़ा गया। किसी भी हालात में शत्रु के जेल से बाहर निकलना, ये होती है राजकीय मुत्सद्देगिरी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी की। औरंगजेब ने जब उसको डाल दिया अंदर तो उन्होंने भाग गए वहां से। अफजल खान जब आया महाराष्ट्र में शिवाजी के साथ लड़ने के लिए, तो शिवाजी ने पत्र लिखा था कि मैं आपको डरता हूं, मैं बहुत डरता हूं आपको, तो मैं आपको मिलने के लिए नहीं आऊंगा, आप मुझे मिलने के लिए आइए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज डरपोक थे। ये एक राजकीय मुत्सद्देगिरी होती है। किसी भी हालत में शत्रु के जेल में सड़ा रहना ये कोई होशियारी नहीं है। वहां से मैं बाहर निकलूंगा तो कुछ ना कुछ अनेक मार्ग होते देश की सेवा करने के, मैं कुछ ना कुछ कर पाऊंगा। अगर मैं वहां सड़ता रहूंगा 50 साल तो मैं कुछ भी 1% भी देश के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं वहां से निकलूंगा किसी भी शर्त पर साइन करके, तो बाहर निकलने के बाद मैं बहुत कुछ कर पाऊंगा। क्या लिखा है मैंने? राजनीति में भाग नहीं लूंगा, समाज सुधारना तो कर सकता हूं। हिंदू धर्म में जो जातियों में बांट चुका है उनको इकट्ठा करने का काम तो मैं कर सकता हूं। इसके ऊपर तो ब्रिटिशों की पाबंदी नहीं है। मैं कुछ अच्छे ग्रंथ लिख सकता हूं, लेकिन ये सब अगर मैं जेल में बैठा रहूंगा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मैं मेरे देश के लिए 1% भी काम नहीं आऊंगा। इसलिए मुझे किसी भी हालत में वहां से छूटना है। और इसलिए वो पिटीशन, मर्सी पिटीशन डालते गए 7-8 बार डाला उन्होंने। फिर उनकी तबीयत बिगड़ती गई, इतनी बिगड़ती गई, उनका वजन बहुत कम होने लगा। फिर उनका छोटा भाई नारायण सावरकर ये मिलने के लिए गया, स्पेशल उनको परमिशन मिली। फिर वहाँ से आने के बाद 7 मर्सी पिटीशन के बाद उन्होंने यहाँ आने के बाद कांग्रेस का नेतृत्व करने वाले महात्मा गांधी जी को एक खत लिखा। उसमें लिखा कि मेरे 2 भाई पिछले 10 साल से सेल्युलर जेल में सड़ रहे हैं। उनकी तबीयत इतनी खराब हो चुकी है कि वहाँ वो शायद मर भी सकते हैं। उनको छुड़ाने के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस कुछ करेगी या नहीं, आप कुछ करेंगे या नहीं? तो फिर गांधी जी ने बोला उनको जो एक अधिकार दिया है राजकीय कैदियों को मर्सी पिटीशन का, उनको बोलो आप वो लिख के दो, मैं भी यहाँ से कोशिश करता हूँ। फिर राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी कोशिश की, वहाँ और एक 8वीं बार मर्सी पिटीशन लिखा गया और ब्रिटिश डर गई कि ये अगर यहाँ मर गया सेल्युलर जेल में तो बहुत बड़ा विद्रोह हिंदुस्तान में हो सकता है।
इसलिए सावरकर की 8 मर्सी पिटीशन के बाद भी सावरकर को छोड़ा नहीं गया है, सिर्फ जेल बदला गया है। उनको सिर्फ सेल्यूलर जेल से निकालकर कलकत्ता के अलीपुर के जेल में रखा गया। अलीपुर से डोंगरी, मुंबई, डोंगरी से रत्नागिरी, सिर्फ जेल बदलते रहे। जेल से छुटकारा उनको नहीं मिला और उनके मर्सी पिटीशन की वजह से बहुत सारे कैदियों को छुटकारा मिला है। और ये सब होने के बाद भी उनकी सारी संपत्ति, घर, पैसे कमाने का एक भी साधन जब कैदी के पास नहीं रहता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही रूल है कि उनको 120 से 150 रुपए की पेंशन दी जाती थी। जो ब्रिटिश के जेल में कैदी है भारतीय और उनकी फैमिली को सर्वाइव होने के लिए कुछ भी पैसे कमाने का साधन नहीं रहता है, सब कुछ जब्त हो जाता है, तब उनको 120 से 150 रुपए की पेंशन दी जाती थी। उस पेंशन, अगर वो पेंशन मिलेगी तो ये 3 भाई थे, 3 में से 2 भाई जेल में थे, तीनों की पत्नियां थी, बच्चे थे, पूरे घर बार को सील कर दिया गया था, तो ये जिएंगे कैसे? इसलिए उन्होंने वो बोला कि वो पेंशन मुझे भी मिलनी चाहिए। उसके बाद भी बाकी सारे कैदियों को 120 से 150 रुपया पेंशन मिलती थी, लेकिन सावरकर को ब्रिटिशों ने सिर्फ 60 रुपया, 60 रुपीज पेंशन दी, वो भी 1937 तक। जब जेल से बाहर निकाला गया और स्थानबद्ध किया गया घर में, नजर कैद में, तब से वो 60 रुपए भी बंद कर दिए गए। सब कुछ मालूम है, असलियत सब कुछ मालूम है, लेकिन अगर हिंदुओं को बदनाम करना है तो सावरकर को बदनाम करना होगा। 80% हिंदुओं को अगर बदनाम करना है, उनको दुख देना है, उनका मानसिक खच्चीकरण करना है, तो सिर्फ एक ही आदमी है जिसके ऊपर कीचड़ उछाड़ते रहो, तो ये सारे अस्वस्थ हो जाते हैं, इनका सबका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। एक आदमी है, टारगेट करो उसको, सावरकर, माफी वीर, पेंशन वीर, बस असलियत कुछ मालूम नहीं। ऐसे स्वातंत्र वीर सावरकर, जिन्होंने फिर 1910 से 1921 11 साल में जो दीवार पर कविताएं लिखी, जो याद की, वो 1924 के बाद जब उनको घर पे रखा गया तब वो पूरी याद की हुई 6000 पंक्तियां कागज पे लिख दी है। इसलिए आज हमें कमला महाकाव्य पढ़ने को मिलता है। एक बार स्थानबद्धता में थे, नज़र कैद में थे और ब्रिटिश कुछ पुलिस अधिकारी आ गए और उनको कहा कि हम, आपके घर की झड़ती का वारंट है, हमें ऐसा पता चला है कि क्रांतिकारियों को देने के लिए आपके घर में कुछ शस्त्र रखे हुए हैं, बंदूकें रखी हुई हैं। तो सावरकर ने बोला, मेरे घर में मुझे ही नहीं पता, लेकिन आपके पास अगर वारंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 मिनट रुकिए, मैं आपका ये घर का ढूंढना बहुत आसान बना देता हूँ। इसलिए अपने पत्नी को बुलाया और कहा, जाओ अपने घर का जो नक्शा है, ये इनको दिखता है दीवार से दीवार तक नहीं, दीवार के आगे पीछे भी थोड़ा ज़मीन हमारी है, तो 7/12 का उतारा और नक्शा लेके आओ। तो वो पत्नी थी, सावरकर जी की पत्नी थी। सावरकर जी की पत्नी अंदर गई और लेके आई, वो रहता था ना ऐसे कागज का एक बड़ा घर का नक्शा और 7/12 का उतारा, वो लेके आए, ब्रिटिश के हाथ में दिया और सावरकर ने बोला, हम दोनों आंगन में बैठते हैं, उनको जो भी पूरा घर चेक करना है वो करने दो। तो ब्रिटिश अधिकारी ने वो कागज़ खोला और देखा और वो पत्नी को ऐसे देखते रह गया। सावरकर ने बोला, क्या हुआ, क्या आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मेरी पत्नी को? तो ब्रिटिश अधिकारी ने बोली, क्या दिया है आपकी पत्नी ने? आपने बोला था घर का नक्शा दो, इसने क्या दिया है? तो सावरकर ने पूछा, अगं बाई तू काय दिलंस त्यांना?
दिखाओ क्या दिया है। तो अपने खुद के घर का नक्शा सावरकर की बीवी ने पूरे हिंदुस्तान का नक्शा दिया था। ये है मेरा घर, चेक करो जितना करना है। जब मोहनदास करमचंद गांधी पूरा देश घूमने निकले और रत्नागिरी में पहुंचे तो कस्तूरबा थे उनके साथ। कस्तूरबा ने याद दिलाई गांधी जी को कि सावरकर जी यहाँ रहते हैं, मिलेंगे क्या उनको जाके। गांधी जी बोले हाँ ज़रूर मिलते हैं, क्योंकि 1857 का स्वर्ण महोत्सव जब इंग्लैंड में जब हमने मनाया था तब हम दोनों मिले थे। उसके बाद बहुत सालों में मिलना हुआ नहीं है, देखते हैं। फिर गए, पहुंच गए सावरकर के घर। सावरकर की बीवी ने कस्तूरबा को लेके गई अंदर, चाय पानी नाश्ता हो गया। फिर सावरकर ने बोला ऊपर बैठते हैं पहले माले पे। दोनों का अंतिम ध्येय एक ही है, देश को आज़ादी देना। एक साथ कुछ कर सकते हैं क्या, सोचेंगे। तो चले गए ऊपर। 1-1.5 घंटा बात हुई। 1.5 घंटे में एक भी विषय पर सहमति नहीं हुई, इसलिए नीचे आ गए। क्योंकि एक शस्त्र पर विश्वास रखने वाला और एक अहिंसा पर विश्वास रखने वाला, कैसे होगी सहमति। नीचे आ गए तो गांधी जी ने बोला सावरकर को, आपकी पत्नी को बुलाओ। सावरकर उम्र में छोटे और सावरकर की पत्नी सावरकर से उम्र में छोटी, तो गांधी जी के सामने सावरकर की पत्नी बहुत ज़्यादा उम्र में छोटी थी। तो वो बुलाए गए बाहर। गांधी जी बुला रहे तो वो आ गए बाहर। गांधी जी ने उनके पैर छुए और उनको प्रणाम किया। उन्होंने भी उनके हाथ पकड़े। क्या कर रहे हैं आप, उम्र में बड़े हैं, आपका बड़ा नाम है, आप बहुत बड़े आदमी हैं, मेरे पैर क्यों छू रहे हैं। गांधी जी ने कहा 1.5 घंटा ये तुम्हारे पति के साथ में बैठा तो उसके विचार सुनकर मैं जल गया। इसके साथ पूरी जिंदगी कैसे निकालते हो, इसके लिए ये प्रणाम है। ऐसे स्वतंत्र वीर सावरकर के ऊपर जितनी बात करूं कम है। और आज मुझे पहली बार महाराष्ट्र के बाहर बोलने का और हिंदी में बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं हेडगेवार जन्म शताब्दी समिति का बहुत आभारी हूँ। 10 बज चुके, 10:10 पता नहीं चला। ये है सावरकर विचारों की ताकत। इतना समुदाय इतने 2 घंटे से बैठा है, इसलिए मैं सबका आभारी हूँ और यहीं पर मैं रुकता हूँ। फिर कभी बुलाएंगे तो आता रहूँगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो और लोगों को बताइए कि शरदवंशी को बुलाओ यार, वो सावरकर के ऊपर अच्छी बातें करता है। नहीं, ये सावरकर के विचार पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र के सावरकर, उनका साहित्य बहुत ज़्यादा मराठी में लिखा गया है और सावरकर ये वैश्विक विचार है और वो पहुंचने बहुत ज़रूरी है। और जितने मुझे बुलाते रहेंगे उतने मुझ में सुधार होता जाएगा और मैं बहुत अच्छी तरह से और व्याख्यान दे पाऊंगा। और जितना सावरकर पूरे हिंदुस्तान में पहुंचेंगे, एक दिन ये देश सावरकर नीति पर चलने लगेगा। इसलिए जहाँ जहाँ भी आपको मौका मिलेगा बस बताते जाइए। फिर एक बार मैं समिति का आभारी हूँ, यहाँ ही रुकता हूँ। धन्यवाद। अद्भुत। सम्मोहन शब्द के बारे में अभी तक सिर्फ सुना ही था, उसका प्रत्यक्ष अनुभव अभी तक हुआ नहीं था। लेकिन आज के उद्बोधन के बाद मुझे समझ में आया कि सम्मोहन क्या होता है और सामूहिक सम्मोहन क्या होता है, और इसमें बांध लेने की आपकी क्षमता को हम नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं। आज के आपके उद्बोधन ने यहाँ सदन में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति के दिल और दिमाग पे बड़ी जबरदस्त दस्तक दी है और ज्ञान चक्षु खुलने लगभग आ गए हैं। हम आपको ऐसा विश्वास दिलाते हैं कि अगली बार जब आपको हम आमंत्रित करेंगे तब आप काफ़ी बदलाव यहाँ पे महसूस करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर सुजीत जैथलिया जी को प्रार्थना करता हूं कि वो मंच पर आए और 2 शब्द कहें। आदरणीय शरद जी का बहुत बहुत अभिनंदन। डॉक्टर हेडगेवार व्याख्यानमाला समिति ने जिस तरह पिछले 36 वर्षों से ये वैचारिक मंथन चला रखा है और वैचारिक मंथन हो रहा है, और कहीं भी जब मंथन होता है तो उसमें से अमृत निकलता है, और ऐसा ही आज के हमारे कार्यक्रम में जो विचार हमें मिले और उससे निश्चित रूप से अमृत तुल्य जो विचार हमको प्राप्त हुए, उसका निश्चित रूप से दूर तक प्रभाव रहेगा। और जैसा हमारे आज के मुख्य वक्ता जी शरद जी की भावना है कि वो हर जगह और भी हिंदुस्तान के अलग अलग नगरों में इस तरह का अपने विचार महान स्वतंत्र वीर सावरकर जी के बारे में रखें, तो निश्चित रूप से हम में से भी और इस तरह की जो भी हेडगेवार व्याख्यान समिति जिस तरह के हैं उस तरह की समितियां निश्चित रूप से इस तरह के अवसर प्राप्त कराती रहेंगी। और उज्जैन में भी मैं निश्चित रूप से अगली बार भी आपका जो विचारों का आदान प्रदान होगा वो हमें निश्चित रूप से फ़ायदा देगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूं और व्याख्यानमाला समिति का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे इतने बड़े विचारक के साथ यहाँ मंच साझा करने का मौका दिया और इस कार्यक्रम में मुझे यहाँ पे उनको सुनने का अवसर दिया। धन्यवाद। संचालनकर्ता जी, प्रारंभ में आदरणीय शरद जी ने कहा कि हिंदुत्व पुस्तक हम सबको पढ़ना चाहिए, हिंदुत्व पुस्तक हम सभी के घरों में होना चाहिए। हिंदुत्व पुस्तक में वीर सावरकर लिखते हैं, अंग्रेजी राज्य स्थापित होने के पूर्व हिंदुस्तान में हिंदुओं का राज्य था, जिसकी स्वाधीनता के लिए वे 1100 वर्षों तक लड़ते रहे। वो लड़कर उन्होंने जिसे फिर पाया, देव संयोग से वह स्वाधीनता फिर हरण हुई। पर 1100 वर्षों का यह इतिहास संग्राम का इतिहास है और इसका फल प्रत्यक्ष है। हिंदू जाति जीवित है, उसकी संस्कृति जीवित है। यह वीर सावरकर अपनी पुस्तक हिंदुत्व में लिखते हैं। आदरणीय शरद जी ने बताया, सावरकर मतलब हिंदुत्व और हिंदुत्व मतलब सावरकर। जब शरद जी ने अपनी बात प्रारंभ की तब हमारे हृदय की गति बहुत मंद थी। हमारे शरीर में रक्त जो बह रहा वह भी बहुत मंद मंद था। पर जैसे जैसे शरद जी आगे बढ़ते गए हमारे हृदय की गति बढ़ती गई, हमारे शिराओं में रक्त की गति भी बढ़ती गई। निश्चित रूप से आदरणीय शरद जी, आपको आने में यहाँ 15 वर्ष लगे हैं, पर हम आपको विश्वास दिलाते हैं अब आपको हर वर्ष उज्जैन आना होगा। हम निश्चित रूप से ऐसा कार्य करेंगे। मैं आपका शरद जी का बहुत बहुत आभार मानता हूं कि जो आपने बहुत बहुमूल्य समय निकालकर इस व्याख्यानमाला समिति को दिया। आदरणीय डॉक्टर साहब का भी बहुत आभार मानता हूं कि जो आपने बहुत बहुमूल्य समय आज की अध्यक्षता के लिए दिया। साथ ही शुद्धि श्रोतागण जो यहाँ उपस्थित है, माँ शक्ति उपस्थित है, अपना समय दिया, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार मानता हूँ। एक वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम्
वन्दे